हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। तो जितने भी यूजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका हिस्ट्री है मेजर, तो उनके लिए वीडियो होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमजेसी 5 हिस्ट्री के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण के युग के बारे में। तो अगर आप अभी सिलेबस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस का वीडियो देख लीजिए कि आपको मेजर पेपर 5 हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उसी का भाग है, आपका यूनिट 1 का ही भाग है, नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग। तो चलिए आज की इस वीडियो में विस्तार से और ध्यान से समझेंगे नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप भी यूजी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा। अगर आपका मेजर हिस्ट्री होगा तो उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो में आगे आते हैं और शुरू करते हैं नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले देखें, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, जब गुप्त काल जो खत्म होता है, गुप्त साम्राज्य जो समाप्त होने लगता है, समाप्त हो जाता है, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नया राजनीति दौर शुरू हुआ। तो ये तो शुरू शुरू से ही परंपरा रहा है कि कोई जो बड़ा साम्राज्य रहता है वो जब उसका अंतिम समय आता है तो वो कभी ना कभी क्या होता है, साम्राज्य नष्ट हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं उसके, जैसे अयोग्य शासक का हो गया, अयोग्य राजा हो गए, और बहुत सारा परिस्थिति आता है जिसके वजह से बड़ा साम्राज्य लास्ट में क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वही गुप्त साम्राज्य का जब पतन होता है ना, गुप्त साम्राज्य आप जानते होंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक नया राजनीति दौर शुरू हुआ जिसे जिसे इतिहासकार नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग कहते हैं। तो आप समझ गए नई शक्तियों का युग किसको कहते हैं, विकेंद्रीकरण का युग किसको कहते हैं। जब गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया और उसके जगह पे जब जो नया राजनीतिक दौर शुरू हुआ, उसी को इतिहासकार ने नई शक्तियों का उदय और विकेंद्रीकरण का युग कहा। इस समय भारत में एक मजबूत केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं रहा, बल्कि अनेक छोटे छोटे राज्यों और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होने लगा। गुप्त साम्राज्य यानी कि चौथी से छठी शताब्दी तक था गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के समय भारत में राजनीतिक एकता और मजबूत प्रशासन था, लेकिन छठी शताब्दी के बाद यह व्यवस्था कमजोर हो गई। परिणाम स्वरूप कई स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने अपने राज्यों की स्थापना कर ली। इस प्रक्रिया को राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो विकेंद्रीकरण आप समझ गए, जब जो है कई स्थानीय शासक स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने अपने राज्यों की स्थापना कर ली, इस प्रक्रिया को राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब विकेंद्रीकरण के प्रमुख कारण की बात करें अगर, तो विकेंद्रीकरण का प्रमुख कारण क्या क्या है, तो देखिए इसका प्रमुख कारण में अगर बात किया जाए तो प्रमुख कारण इसका पहला है गुप्त साम्राज्य का पतन। तो सबसे बड़ा कारण इसका यही था कि गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य का पतन, गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के बाद पूरे भारत में सत्ता का खालीपन पैदा हो गया। दूसरा, विदेशी आक्रमण, विशेषकर हुनों के आक्रमण ने गुप्त शक्ति को बिल्कुल कमजोर कर दिया, ध्वस्त कर दिया। तीसरा, स्थानीय सामंतों की शक्ति बढ़ना, गुप्त काल में सामंतों को जमीन और अधिकार दिए गए थे, बाद में वही सामंत स्वतंत्र शासन बन गए। चौथा कारण था भौगोलिक विविधता, भारत का विशाल क्षेत्र और अलग अलग परिस्थितियों के कारण क्षेत्रीय राज्यों का विकास आसान हुआ। अब बात करते हैं इस काल की प्रमुख नई शक्तियां। तो इस काल की प्रमुख नई शक्तियां क्या थी विकेंद्रीकरण का, तो गुप्त साम्राज्य के बाद भारत के विभिन्न भागों में कई शक्तिशाली राजवंश उभरे। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य, तो वहीं पश्चिम भारत में गुर्जर प्रतिहार का, तो वहीं पूर्व भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव और बाद में चोल वंश हुए। ठीक है, इन शक्तियों के उदय से भारत में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति और प्रशासनिक परंपराएं विकसित हुई। अब इस युग की विशेषता क्या थी, जो गुप्त साम्राज्य के बाद जो आया था विकेंद्रीकरण का युग, इस युग की क्या विशेषता थी, तो इस युग की विशेषता थी राजनीतिक विभाजन। पूरे भारत में कई स्वतंत्र राज्य बन गए, अलग अलग टुकड़ों में बट गए, यानी कि ठीक है, यानी कि अखंड भारत जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा था गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद। ठीक है, उसके पहले गुप्त साम्राज्य तक जो है
भारत जो है पूरे अखंड भारत था, धीरे धीरे जो है इसके पतन के बाद टूटने लगा। तो राजनीतिक विभाजन हुआ, पूरे भारत में कई स्वतंत्र राज्य बन गए। दूसरा, सामंती व्यवस्था का विकास होने लगा, राजा के अधीन सामंत होते थे जो भूमि और सैनिक शक्ति रखते थे। तीसरा, क्षेत्रीय शक्तियों का विकास, अलग अलग क्षेत्रों में भाषा, साहित्य और कला का विकास होने लगा। चौथा, लगातार युद्ध होने लगा, राज्यों के बीच शक्ति प्राप्त करने के लिए युद्ध होते रहते थे। ठीक है, जो जो भी अगल बगल के क्षेत्र होते थे वे युद्ध करके उसको पराजित करके अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। इस प्रकार यह काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता के कमजोर होने और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का महत्वपूर्ण दौर था। ठीक है, और यहीं से भारत का खंडन होने लगा, अखंड भारत जो था धीरे धीरे खंडित होने लगा, समाप्त होने लगा। अब बात करते हैं हर्ष, प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक। हर्ष जो है प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में जो सबसे शक्तिशाली शासक उभरा वह हर्षवर्धन था, जिसका काल था 606 ईस्वी से 647 ईस्वी। उसे प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट माना जाता है। तो हर्षवर्धन जो है यही है जो प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू शासक यानी सम्राट इसको माना जाता है, हर्षवर्धन को। हर्ष का प्रारंभिक जीवन की बात करें तो हर्ष का जन्म थानेश्वर के वर्धन वंश में हुआ था, ये वर्धन वंश के थे। ठीक है, उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था और बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। ठीक है, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्ष केवल 16 वर्ष की आयु में राजा बन गया। मतलब बड़ा भाई की मृत्यु के बाद जो है 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन जो है राजा बन गया। उसने अपनी राजधानी पहले थानेश्वर में रखी, बाद में कन्नौज को राजधानी बना लिया। हर्ष का साम्राज्य विस्तार की अगर बात किया जाए तो हर्ष ने उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। उसका साम्राज्य पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा तक फैला हुआ था। हालांकि दक्षिण भारत में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा नदी के पास रोक दिया, इसलिए हर्ष का प्रभाव मुख्य रूप से उत्तर भारत तक ही सीमित रहा। अब हर्षवर्धन के काल के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में जो है हर्ष का प्रशासन काफी संगठित था। हर्ष का प्रशासन क्या था, काफी संगठित था। राजा इसके काल में जो है इसके प्रशासनिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च सत्ता था। राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। तो राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। अधिकारियों की नियुक्ति प्रशासन चलाने के लिए की जाती थी। कर व्यवस्था व्यवस्थित थी और जनता पर अत्यधिक कर नहीं लगाया जाता था। ठीक है, अब इसके धार्मिक नीति की बात करें हर्षवर्धन के, तो धार्मिक नीति में हर्ष प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया, मतलब बचाव किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने कन्नौज और प्रयाग में बड़े धार्मिक सभाओं का आयोजन किया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान भाग लेते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री हेनस्वांग हर्ष के समय भारत आया। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में हर्ष के शासन, समाज और धर्म का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये जो है हेनस्वांग भी इसके शासन में आया हुआ था। ठीक है, हर्ष का सांस्कृतिक योगदान। अब हर्ष का संस्कृति में क्या योगदान था, तो देखिए हर्ष केवल एक महान शासक ही नहीं बल्कि विद्वान और साहित्यकार भी था। उसने 3 प्रसिद्ध संस्कृत नाटकों की रचना की, जिसमें था नागानंद, दूसरा था रत्नावली और तीसरा था प्रियदर्शिका। उसके दरबार में कई महान विद्वान थे, जिनमें बाणभट्ट प्रमुख था। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी जैसे ग्रंथ लिखे। हर्ष के पतन के कारण, अब अंत में सभी का पतन तो होता ही है, तो हर्ष के पतन का क्या कारण था ये भी जानिए। अब 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के बाद उसका कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। परिणाम स्वरूप उसका साम्राज्य जल्दी ही टूट गया और फिर से छोटे छोटे राज्यों का दौर शुरू होने लगा। इसी कारण इतिहासकार हर्ष को प्राचीन भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। तो इसके विभिन्न सिद्धांत जो है वो देखते हैं। मध्यकालीन भारत में राजपूत एक महत्वपूर्ण योद्धा और शासक वर्ग के रूप में उभरे। 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर और पश्चिमी भारत में कई राजपूत राज्यों की स्थापना हुई, लेकिन इतिहासकारों के बीच यह विवाद रहा कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इस विषय में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें राजपूतों की उत्पत्ति के लिए पहला सिद्धांत है अग्निकुल सिद्धांत। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो अग्निकुल सिद्धांत क्या है, तो इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड
से हुई थी, यानी यज्ञ की अग्नि से हुई थी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ जो है, ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर यज्ञ किया और उसी अग्निकुंड से 4 प्रमुख राजपूत वंश उत्पन्न हुए, जिसमें था प्रतिहार वंश, परमार, चौहान और इसके अलावा सोलंकी वंश। ठीक है, यह सिद्धांत मुख्यतः राजपूत परंपराओं और लोक कथाओं पर आधारित है। ठीक है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा, विदेशी मूल का सिद्धांत। अब विदेशी मूल का सिद्धांत क्या था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत वास्तव में विदेशी जातियों के वंशज थे। उनके अनुसार शक, हून और कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आकर बस गए और धीरे धीरे हिंदू समाज में मिल गए। बाद में वही राजपूत कहलाने लगे। और तीसरा सिद्धांत है क्षेत्रीय मूल का सिद्धांत। कई इतिहासकार मानते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रिय जाति के ही वंशज थे। गुप्त काल के बाद पुराने क्षत्रिय वंशज कमजोर हो गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने नए रूप में राजपूत पहचान अपनाई थी। अब चौथा और अंतिम सिद्धांत था मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। आज अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित थी, यानी मिक्स्ड थी। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों में विभिन्न समूह शामिल थे। पुराने क्षत्रिय हो गए, स्थानीय जनजातियां हो गए, विदेशी आक्रमणकारी हो गए। समय के साथ ये सभी समूह मिलकर एक नए योद्धा वर्ग के रूप में विकसित हुए, जिसे आज राजपूत कहा जाता है। राजपूतों की विशेषताओं की बात करें तो ये 4 सिद्धांत आप समझ गए राजपूत की राजपूत की उत्पत्ति के बारे में। चौथा सिद्धांत को ही ज्यादा मान्यता दिया जाता है। ठीक है, आगे राजपूतों की विशेषता की बात करें तो वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। सम्मान और स्वाभिमान की भावना रखते थे। किले और दुर्ग निर्माण की परंपरा थी। कला और स्थापत्य का संरक्षण करते थे ये लोग। राजपूतों ने मध्यकालीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीचे दिए गए तीनों विषयों पर ये यहीं तक कंप्लीट होता है। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया विकेंद्रीकरण का युग और नए शक्तियों का उदय और राजपूत काल के बारे में। ठीक है, अब विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय शक्ति का उदय के बारे में बात करते हैं। तो विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय शक्ति का उदय की बात करें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और सत्ता कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गई। इस स्थिति को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। आप समझ गए विकेंद्रीकरण क्या है? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और सत्ता कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गई। इस स्थिति को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। आगे है, इस समय कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासन स्थापित किया। यह काल लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस दौर में राजपूत राज्यों का उदय हुआ और उत्तर भारत में कई शक्तियों के बीच संघर्ष देखने को मिला। विकेंद्रीकरण के प्रमुख कारण की बात करें तो नई शक्ति का उदय हो गया। अब ये विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं। गुप्त साम्राज्य का पतन। गुप्त साम्राज्य के कमजोर होने के बाद विकेंद्रीकरण सत्ता समाप्त हो गई। सामंती व्यवस्था का विकास, स्थानीय सामंत शक्तिशाली हो गए और स्वतंत्र राज्य बनाने लगे। तीसरा, भौगोलिक विस्तार। भारत के विशाल क्षेत्र में केंद्रीकृत शासन चलाना कठिन था। चौथा, विदेशी आक्रमण। हून और अन्य आक्रमणों ने राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर कर दिया। क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का प्रभाव। अनेक नए राज्यों की स्थापना हुई। स्थानिक संस्कृति और भाषाओं का विकास हुआ। राज्यों के बीच लगातार युद्ध होने लगे। सामंती व्यवस्था मजबूत हुई। इसी पृष्ठभूमि में राजपूत राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, तो राजपूत राज्यों का उदय 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर और पश्चिम भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय हुआ। राजपूत एक योद्धा वर्ग था जो अपनी वीरता, स्वाभिमान और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख राजपूत वंश। अब प्रमुख राजपूत वंश की बात करें तो चौहान वंश, परमार वंश, प्रतिहार वंश, सोलंकी वंश और चंदेल वंश। चौहान वंश में जो था कमजोर और दिल्ली क्षेत्र में शासन, अजमेर और दिल्ली क्षेत्र में शासन, चौहान वंश जो है अजमेर और दिल्ली क्षेत्र में शासन किया। परमार वंश मालवा क्षेत्र में शासन किया, तो वहीं प्रतिहार वंश कन्नौज और पश्चिमी भारत में शक्तिशाली राज्य था। चौथा, सोलंकी वंश जो गुजरात क्षेत्र में शासन किया। और चंदेल वंश पांचवा, बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन, खजुराहो मंदिर के लिए प्रसिद्ध। राजपूत राज्यों की विशेषताओं की बात करें तो सामंती व्यवस्था। राजा के अधीन कई सामंत होते थे। किले और दुर्ग। सुरक्षा के लिए मजबूत किलों का निर्माण। वीरता और सम्मान की बात करें तो राजपूत समाज में शौर्य
और सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता था। कला और स्थापत्य का विकास की बात करें तो मंदिर, किले और महलों का निर्माण। ठीक है। राजपूत राज्यों की कमजोरी। अब राजपूत राज्यों की कमजोरी क्या थी? हालांकि राजपूत वीर योद्धा थे, लेकिन उनमें एकता की कमी थी। वे आपस में ही युद्ध करने लग जाते थे, जिससे विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिल जाता था। ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो उत्तर भारत में कन्नौज शहर राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसलिए 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए तीन शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। संघर्ष में शामिल तीन शक्तियां, पहला गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा पाल वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश पश्चिमी भारत और राजस्थान क्षेत्र के, पाल वंश बंगाल और बिहार के क्षेत्र के, और राष्ट्रकूट वंश दक्षिण भारत यानी दक्कन के क्षेत्र के। ठीक है। संघर्ष का कारण क्या था तीनों में? तो कन्नौज का राजनीतिक और आर्थिक महत्व, उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा और व्यापार मार्गों पर नियंत्रण। ठीक है। संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? तो यह संघर्ष लगभग 2 शताब्दियों तक चलता रहा। अंततः कोई भी शक्ति अस्थायी रूप से कन्नौज पर अधिकार नहीं कर सकी। इस संघर्ष के कारण उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई, राज्यों के संसाधनों का नुकसान हुआ, विदेशी आक्रमणों का रास्ता आसान हो गया। इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना में से एक थी। अब बात करते हैं दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना और भारत पर उसका प्रभाव। तो भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी के अंत में हुई। इसका श्रेय मुख्य रूप से मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। तो इसका श्रेय किसे दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। मुस्लिम शासन की स्थापना की बात करें तो मुस्लिम शासन की स्थापना में आपका 1191 और 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध हुए। मुस्लिम शासन की स्थापना कैसे हुआ, यही आप बात कर रहे हैं। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। इस विजय के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने लगी। मोहम्मद गौरी के बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश की बात करें तो गुलाम वंश हो गए, खिलजी वंश हो गए, तुगलक वंश हो गए, सैयद वंश हो गए, लोधी वंश हो गए। तो इसका एक ट्रिक भी है, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। तो ट्रिक याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। ठीक है। इस वंशों ने लगभग 320 वर्षों तक भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। मुस्लिम शासन का भारत पर प्रभाव। तो पहला प्रभाव था प्रशासनिक प्रभाव। मुस्लिम शासकों ने एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की, नई कर प्रणाली और प्रशासनिक पदों की स्थापना हुई। दूसरा सांस्कृतिक प्रभाव। भारतीय और इस्लामी संस्कृतियों के मेल से नई संस्कृति विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक संस्कृति कहा जाता है। तीसरा स्थापत्य कला का विकास। इस काल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनाई गई, जैसे कि कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, जमा मस्जिद। इनमें भारतीय और इस्लामी स्थापत्य शैली का मिश्रण दिखाई देता है। चौथा भाषा का विकास। इस काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो फारसी, अरबी और हिंदी के मिश्रण से बनी। पांचवा था आर्थिक प्रभाव। नई व्यापार मार्ग विकसित हुए और शहरीकरण में वृद्धि हुई। चलिए अब निष्कर्ष की बात करते हैं। विकेंद्रीकरण और नए शक्तियों के उदय का जो थ्योरी था पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा इतिहास आप समझ गए। इसमें आप दिल्ली सल्तनत को भी देखे हैं। तो निष्कर्ष की बात करें तो दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे भारत की राजनीति, समाज, संस्कृति और कला पर गहरा प्रभाव पड़ा और भारतीय सभ्यता में नई परंपरा का समावेश हुआ, नीचे प्रवेश हुआ। तो ये कुछ नहीं है, ये ऐसे है। ठीक है, इसको नहीं पढ़िएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण और दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।